नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल में। मैं विजय सिंह और फ्रेंड्स, हम चर्चा कर रहे थे इंडियन पॉलिटी की। हमारी सीरीज चल रही है भारत की राज्य व्यवस्था में। हम एम लक्ष्मीकांत की ये जो बुक है इसकी हम चर्चा कर रहे हैं और इस बुक के 8 लेसन हमने कंप्लीट कर लिए। आज मित्रों हम जो चर्चा करेंगे वो हमारा नवा लेसन है जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज से संबंधित है। किससे? मूल कर्तव्यों से संबंधित है। तो इसकी आज हम चर्चा करेंगे जो कि संविधान के भाग 4 क के अंदर, किसमें? भाग 4 क में हम इसको शामिल करते हैं, जो संविधान के 22 भाग हैं हमारे उसमें। ठीक है। और पिछले जो लेसन्स है उसकी वीडियो जितने भी व्यूअर्स ने नहीं देखी है ज़रूर से मेरे उन वीडियोज़ को आप देख लीजिएगा। पिछला ही लेसन हमने कंप्लीट किया था डीपीएसपी के बारे में, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको कि हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी कहते हैं। उसकी हमने अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 में चर्चा की थी संविधान के भाग 4 में। तो ज़रूर से आप उन वीडियोज़ को देख लीजिएगा। और साथियों आज हमारा लेसन मूल कर्तव्यों से संबंधित है, जिसको कि हमने 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से हमारे संविधान में जोड़ा था। मूल संविधान जो हमारा था, जब हमने 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान अपनाया, तब हमारे भारतीय देश के संविधान में, यानी भारतीय संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज शामिल नहीं थी। क्लियर? तो साथियों चर्चा स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। घंटी का जो बटन है उसके ऑल पर क्लिक कर लें ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आज की वीडियो पसंद आए फ्रेंड्स तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इसको शेयर करना ताकि सभी वीडियो सभी लोगों तक पहुँचे। क्लियर? तो साथियों अब हम चर्चा स्टार्ट कर रहे हैं और ध्यान से सुनिएगा। देखिए मूल कर्तव्यों का मतलब पहले हम समझ लेते हैं। देखिए जब हमने चर्चा की थी मूल अधिकारों की, तब भी मैंने आपको बताया था कि अधिकार यानी हमने लोगों को अधिकार तो दे दिया, यानी मान लीजिए हमने क्या किया, हमने भारत देश के नागरिकों को अधिकार मतलब हमने कुछ उनको सुविधाएं दे दी, यानी हमने उनको कुछ अधिकार दे दिया कि आपके ये अधिकार हैं, इनका हनन हो तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट चले जाना। लेकिन मित्रों ये भी तो ज़रूरत थी ना कि उनके कुछ कर्तव्य भी तो बने, नागरिकों के कुछ कर्तव्य भी तो बनते हो। यानी यही खाली यही नहीं होना चाहिए कि उनको सुख सुविधाएँ मिले, उनका अपने देश के प्रति, समाज के प्रति भी कुछ कर्तव्य बनने चाहिए, होने चाहिए। ठीक है। तो जब बाद में सरकार को ये लगा कि वास्तव में लोगों के अधिकार तो हैं लेकिन उनको कुछ कर्तव्य भी अपने देश के प्रति उनका होना चाहिए, समाज के प्रति, ताकि सार्वजनिक संपत्ति हो या वन्य जीव हो, तो इन सभी से संबंधित जितनी भी सुरक्षाएं होती है तो वो भी उनका कर्तव्य होना चाहिए कि वो उनकी भी सुरक्षा करें। इसी को ध्यान में रखते हुए फिर जाकर के 1976 में 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के माध्यम से हमने कुछ कर्तव्यों को शामिल किया। यानी अधिकारों के साथ साथ हमने लोगों को कुछ कर्तव्य भी बताया कि आपके पास अधिकार तो हैं लेकिन आपके कुछ कर्तव्य भी हमारे देश के प्रति बनते हैं। क्लियर? तो ये मूल कर्तव्य हैं। देखो क्या कहता है, यद्यपि नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्य आपस में संबंधित और अविभाज्य हैं, लेकिन मूल संविधान में मूल अधिकारों को हमने रखा, न कि मूल कर्तव्यों को। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य, क्लियर, आपस में क्या है? संबंधित है और अविभाज्य, यानी ये एक दूसरे से अलग नहीं है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन फिर भी मित्रों क्या कह रहा है? फिर भी ये कह रहा है कि जब हमने मूल संविधान हमारे देश में अपनाया, यानी जब संविधान की निर्माण की मैंने चर्चा की थी तब हमने डिटेल से चर्चा की थी कि मूल संविधान क्या होता है। क्या मूल संविधान क्या होता है? मूल संविधान वे यानी उस संविधान को, यानी उस समय के संविधान को मूल संविधान कहते हैं जब हमने हमारे देश का संविधान अपनाया। और संविधान हमने कब अपनाया? 26 नवंबर 1949 को, न कि 26 जनवरी 1950 को। क्लियर? 26 नवंबर 1949 को हमने संविधान को अपनाया था। तो उस संविधान को हमने मूल संविधान कहा है और उसमें हमने मूल अधिकार को शामिल किया था, बिल्कुल सही। लेकिन मूल कर्तव्य उस समय शामिल थे ही नहीं। आगे कहते हैं कि बाद में 1976 में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को संविधान में हमने जोड़ा और 2002 में एक और मूल कर्तव्य को हमने जोड़ा था जो कि 86वां संविधान संशोधन अधिनियम था, जिसमें हमने मित्रों शिक्षा के अधिकार की बात की थी कि राज्य का एक कर्तव्य होगा कि सभी बच्चों को
निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाई। क्लियर। तो ये तो हमने बात की कि कब हमने मूल कर्तव्यों को हमारे संविधान में जोड़ा। अब फ्रेंड्स, ऐसी एक समिति आई थी जिसने मूल कर्तव्यों को हमारे संविधान में जोड़ने की रिकमेंडेशन दी, यानी सिफारिशें उसने दी थी कि हमारे संविधान में मूल कर्तव्य भी होने चाहिए। ठीक है। और उस समिति को क्या कहते हैं? स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति भी हम उसको कहते हैं। तो इस समिति ने मित्रों भारत देश की जो संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मूल कर्तव्यों को जोड़ने की सिफारिश की थी। देखो क्या कहता है कि 1976 में, मित्रों ये बहुत इंपॉर्टेंट समिति है और एग्जाम में तो डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि स्वर्ण सिंह समिति किससे संबंधित थी। ठीक है। मूल अधिकार, डीपीएसपी या राज्य पुनर्गठन आयोग या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऐसे ऑप्शन भी वहाँ पे दे दिए जाते हैं। क्लियर है। तो देखिए क्या कहता है स्वर्ण सिंह समिति के बारे में। कह रहा है कि 1976 में क्या हुआ, कांग्रेस की पार्टी, आपको पता है 1976 में इंदिरा गांधी का शासनकाल चल रहा था। ठीक है। 1966 से लेकर के 1977 तक इंदिरा गांधी जी का शासनकाल था। तो उसी समय की बात बताई जा रही है और कहते हैं कि 1976 में कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, सरदार स्वर्ण सिंह समिति का उन्होंने क्या किया, गठन कर दिया। एक कमेटी अपॉइंट की जिसे क्या कहा, राष्ट्रीय आपातकाल, जो 1975 से 77 के दौरान जब इंदिरा गांधी के शासनकाल में राष्ट्रीय आपातकाल लगा, तो उस दौरान क्या हुआ मित्रों, लोगों के जो मूल अधिकार थे वो तो हनन हुए ही, लेकिन लोगों ने सार्वजनिक संपत्ति को बहुत नुकसान पहुंचाया। तो इसी को संदर्भ में ध्यान रखते हुए कांग्रेस पार्टी ने सरदार स्वर्ण सिंह समिति का उन्होंने गठन कर दिया। और गठन किस लिए किया था? गठन इसलिए किया था कि जो राष्ट्रीय आपातकाल जब हमने लगाया उस दौरान मूल कर्तव्यों आदि की आवश्यकता के बारे में उनको क्या करना था, सिफारिशें देनी थी। यानी राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कितना हमारे देश को नुकसान पहुंचा, तो उन सभी के बारे में मूल कर्तव्यों से संबंधित उनको सिफारिशें देनी थी। क्लियर। तो देखिए आगे क्या बात कही जाती है। आगे कहते हैं कि समिति ने सिफारिश की कि संविधान में मूल कर्तव्यों का एक अलग पाठ होना चाहिए। क्या कह रहा है? ये कहता है मित्रों कि समिति ने क्या किया, संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ने की उसने क्या की, सिफारिश की। उसने ये कहा कि संविधान जो हमारा है उस संविधान के अंदर मूल कर्तव्य भी जुड़े हुए होने चाहिए, यानी मूल कर्तव्यों का भी एक अलग से पाठ होना चाहिए। केंद्र में कांग्रेस सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 को लागू कर दिया। यानी जैसे ही समिति ने सिफारिश की तो समिति की सिफारिशों को सरकार ने मान लिया और सरकार लेकर के आ गई 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, और इसको ला करके उसने एक नए भाग संविधान में भाग 4 को जोड़ दिया। और इस 4 का में केवल एक अनुच्छेद था, कौन सा, आर्टिकल 51A। क्लियर। यानी संविधान का भाग 4A और उसमें अनुच्छेद 51A जो मूल कर्तव्यों से संबंधित है। क्लियर। और आगे देखो नेक्स्ट क्या कहता है। नेक्स्ट कहता है कि इस नए भाग में केवल एक अनुच्छेद था, आर्टिकल 51 के, जिसमें पहली बार नागरिकों के 10 मूल कर्तव्यों का हमने विशेष उल्लेख किया। यानी जब हमने 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 जब हम लेकर के आए थे ना मित्रों, तो उस मूल कर्तव्यों में हमने कितने मूल कर्तव्य जोड़े थे, 10। क्लियर। लेकिन बाद में हम 86वां जब संविधान संशोधन लेकर के आए उसके माध्यम से एक और हमने मूल कर्तव्य इसमें जोड़ दिया था। और वर्तमान में जो हमारे मूल कर्तव्यों की जो सूची है उसमें कितने मूल कर्तव्य हैं, 11 मूल कर्तव्य। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली फ्रिक्वेंसी यानी डायरेक्टली यहाँ से फैक्चुअल क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी संभावना रहती है कि मूल कर्तव्य की सूची में कितने मूल कर्तव्य शामिल हैं। तो ध्यान रखना 11 मूल कर्तव्य इसमें शामिल है। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट क्या कहता है। कहता है कि यद्यपि स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान के 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया, लेकिन 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के द्वारा हमने 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा था। ध्यान रखना, ये जो इम्पोर्टेंट है मित्रों कि समिति ने कितने मूल कर्तव्यों को जोड़ने की सिफारिश की थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 मूल कर्तव्यों को, कितने को, 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने की समिति ने सिफारिश की थी, लेकिन सरकार ने कितने मूल कर्तव्य जोड़े, 10। कितने जोड़े मित्रों, 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े थे। क्लियर। तो ये तो हमने चर्चा की मूल कर्तव्य क्या है, कैसे हमारे संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए, ऐसी कौन सी परिस्थितियां बनी, और साथ ही जो बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी जो बनी सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अध्यक्षता में, उस कमेटी के बारे में भी हमने डिटेल से चर्चा की है। क्लियर।
अब फ्रेंड्स जो चर्चा करेंगे, हम पूरे मूल कर्तव्यों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, यानी हमारे जो मूल कर्तव्य हैं अनुच्छेद 51 में, तो कौन कौन से हैं उनकी हम डिटेल से एक एक मूल कर्तव्य की अब चर्चा स्टार्ट कर रहे हैं। और देखो क्या कहता है कि आर्टिकल 51 के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा, क्या कर्तव्य होगा, कि वह संविधान का पालन करे। क्या प्रत्येक भारत के नागरिक का ये कर्तव्य है कि उसको संविधान का पालन करना चाहिए। साथ ही संविधान के जो आदर्श हैं, साथ ही संस्थाओं और राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का भी आदर करे। क्लियर। राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का भी प्रत्येक नागरिक को आदर करने का कर्तव्य हमने बना दिया है आर्टिकल 51 में। पहला हमारा मूल कर्तव्य की हमने चर्चा की। क्लियर। इसी कारण से तो मित्रों हम जब राष्ट्रगान या यानी जब राष्ट्रगान बजाया जाता है तो उस समय हम सावधान की पोजीशन में खड़े रहते हैं, नहीं, हम राष्ट्रगान का आदर करते हैं। ये हमारा मूल कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटी है हमारी। आगे कहता है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन भी करें। यानी आज़ादी के लिए हमारे, यानी जब राष्ट्रीय आंदोलन जो चला आज़ादी के लिए, यानी भारत देश को आज़ाद कराने के लिए जो राष्ट्रीय आंदोलन चला था, उसको जो प्रेरित करने वाले जो आदर्श हैं उनको भी हमें सम्मान देना है, हृदय में संजोए रखना है, उनका पालन करना है। तो ये दूसरा मूल कर्तव्य हुआ। तीसरा, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की हमें रक्षा करनी है, उसे हमें अक्षुण्ण रखना है। यानी भारत देश हमेशा एक बना रहे, विविधता में एकता रहे, अखंड भारत रहे, यानी भारत टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित न हो। इस कारण हमें अखंडता की रक्षा करनी है और इसे हमें अक्षुण्ण, यानी हमें इसके बरकरार भी रखना है कि भारत देश एक रहे, अखंड रहे। क्लियर। चौथा मूल कर्तव्य है, देखो क्या कहता है, देश की रक्षा करें। क्या हमें भारत देश की रक्षा भी करनी है और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा भी करें। क्या अगर सरकार बुलाए देश की सेवा करने के लिए तो हमें राष्ट्र की सेवा भी करनी चाहिए। क्लियर। आई होप कि मित्रों लेक्चर आपको अच्छी प्रकार से समझ आ रहा है। नेक्स्ट देखो क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हो। यहाँ क्या कह रहा है मित्रों, कहता है कि लोगों में समरसता की भावना हो, सभी मेलजोल से रहे। क्लियर। भ्रातृत्व की भावना हो, भाईचारे की भावना के साथ रहे। धर्म हो या भाषा हो या प्रदेश या वर्ग के आधार पर किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव न हो। क्लियर। साथ ही ऐसी प्रथाएं भी हमें त्यागनी चाहिए जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। क्या, जिससे स्त्रियों की, महिलाओं का जो डिग्निटी है, जो गरिमा है, जो सम्मान है, ठीक है, वो कम हो। तो ऐसी प्रथाओं को, ऐसे रीति रिवाजों को हमें त्यागना चाहिए। ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। क्लियर। नेक्स्ट मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी, देखो क्या कहती है, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। यहाँ भारत देश की जो संस्कृति है, इंडियन जो कल्चर है, साथ ही इंडियन जो ट्रेडिशन है, परंपराएं जो हमारे देश में हैं, रीति रिवाज जो हैं, सनातन जो संस्कृति है, उसका हमें महत्व समझना चाहिए, उसकी हमें रक्षा करनी चाहिए। क्लियर। सातवां एफडी फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो क्या है, देखो कहता है प्राकृतिक पर्यावरण की, यानी हमें अपने एनवायरनमेंट की, वातावरण की, जिसमें वन की हो या झील की, नदी और वन्य जीवों की हमें सुरक्षा, हमें रक्षा करनी है, हमें उनका संवर्धन करना है और प्राणी मात्र के प्रति हमें दया भाव भी रखनी है। यानी कोई भी प्राणी हो, चाहे पशु हो या मनुष्य हो, जीव जंतु जितने भी होते हैं उनके प्रति हमें दया भाव रखनी है, करुणा हमें रखनी है। क्लियर। नेक्स्ट क्या कहता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना है। क्या हमें साइंटिफिक अप्रोच रखनी है, साथ ही मानववाद और ज्ञानार्जन करना है, सुधार की भावना हमें दिन प्रतिदिन रखनी है कि विभिन्न प्रकार के जो काम होते हैं या विभिन्न प्रकार की जो रीति रिवाज हैं, कोई भी जो परंपराएं होती है, उन सभी में हमें सुधार की आवश्यकता अगर पड़े तो हमें सुधार भी उनका करना है। नेक्स्ट देखो क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना है और हिंसा से दूर रखना है, हिंसा से हमें दूर रहना है। क्लियर। ये हमारी मित्रों बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल ड्यूटी है कि सार्वजनिक संपत्ति जो होती है ना, उस सार्वजनिक संपत्ति की हमें सुरक्षा करनी है और हमें हिंसा भी नहीं करनी है। क्लियर। इसी को ध्यान में रखते हुए, यानी जब राष्ट्रीय आपातकाल जब लगा था तो बहुत से सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा, इसी को ध्यान में रखते हुए फिर कमेटी गठित की, सरदार स्वर्ण सिंह अध्यक्ष समिति
यानी सरदार स्वर्ण सिंह समिति की हमने उसका गठन किया और उन्होंने जाकर के फिर सिफारिशें की थी। क्लियर। 10वां जो मूल कर्तव्य है, देखो क्या कहता है, व्यक्तिगत यानी पर्सनल और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का हमें प्रयास करना है, साथ ही जिससे कि राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छुए। यानी हमें दिन प्रतिदिन ऐसे काम करना है जिससे हमारा देश और अग्रसर बढ़ता रहे, दिन प्रतिदिन हमारे देश का विकास होता रहे और एक नई उपलब्धि हमारा देश प्राप्त करे। और मित्रों, ये जो मैं बात कर रहा था कि 86वें संविधान संशोधन के द्वारा हमने एक और मूल कर्तव्य जोड़ा था, वो था 6 से लेकर के 14 वर्ष तक की उम्र के बीच अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने का ये फंडामेंटल ड्यूटी हमने 86वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के माध्यम से भारत के संविधान में जोड़ी। तो कुल मिलाकर के मित्रों इस प्रकार से टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी हो जाती है, जिसमें कि हमने 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से तो 10 जोड़े थे, एक हमने 86वें कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से जोड़ा, और मित्रों सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने जो सिफारिश की थी वो 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने की सिफारिश की थी। क्लियर। तो ये आपको जरूर से याद रखना है। अब साथियों, हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे मूल कर्तव्यों की विशेषताओं के बारे में। क्या इनकी जो विशेषताएं क्या क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स की हम अब चर्चा करने वाले हैं। तो देखो क्या कहता है कि इनमें से कुछ, पहला कहता है इनमें से कुछ तो नैतिक है, यानी कुछ तो एथिकल फंडामेंटल ड्यूटी है, तो कुछ नागरिकों के लिए है। जैसे स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान एक नैतिक दायित्व है, यानी स्वतंत्रता संग्राम जो हमारा हुआ उसके जितने भी आदर्श हैं उनको हमें सम्मान प्रकट करना है। तो ये तो एक एथिकल दायित्व, एथिकल ड्यूटी हो गई। जबकि राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का हमें आदर करना है, ये नागरिक कर्तव्य हो गया। क्या, यानी राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करने का जो कर्तव्य है ना मित्रों, ये केवल भारत के नागरिक का ही है। यानी अगर कोई विदेश, यानी मान लीजिए अगर राष्ट्रगान बज रहा है और कोई विदेशी व्यक्ति है वो उसका सम्मान नहीं कर रहा है, तो बिल्कुल वो नहीं कर सकता, क्योंकि वो भारत का नागरिक है ही नहीं। वो तो अपने देश के राष्ट्रगान के प्रति सम्मान प्रकट करेगा। इसलिए कह रहे हैं कि ये नागरिक कर्तव्य है, कौन सा, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना। क्लियर। तो ये पहली विशेषता। दूसरी की हम चर्चा करें, कहता है कि ये मूल्य जो हैं, कौन से, जो हमने बात की फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, कहता है भारत की परंपरा, पौराणिक कथाओं, धर्म एवं पद्धतियों से संबंधित है। किससे? भारत की जो ट्रेडिशन है, पौराणिक कथाएं और जो भारत की जो सनातन संस्कृति है, जितने भी रीति रिवाज हैं उनसे ये संबंधित है, अर्थात ये भारतीय जीवन पद्धति के आंतरिक कर्तव्यों का वर्गीकरण है। बिल्कुल सही बात है। भारत की जो जीवन पद्धति है, जीवन जीने की जो शैली है, लाइफ स्टाइल है, उसी का ये कर्तव्यों का वर्गीकरण है। तीसरी विशेषता की चर्चा करें, कहता है कुछ मूल अधिकार जो सभी लोगों के लिए हैं, चाहे वे नागरिक हो या विदेशी। बिल्कुल सही बात है। हमने बात भी की थी जब फंडामेंटल राइट का मैंने आपको चैप्टर कंप्लीट करवाया, तब मैंने आपको बताया भी था कि आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, 19, 29 और 30 ये 5 मूल अधिकार ऐसे बताए थे जो केवल विदेशी, यानी जो केवल भारत के नागरिकों को ही प्राप्त है। यानी ये अधिकार हमने विदेशी व्यक्तियों को नहीं दिए थे। तो यही यहाँ पे कह रहे हैं कि कुछ मूल अधिकार जो है सभी लोगों के लिए हैं, यानी सारे मूल अधिकार जो हैं वो तो सभी लोगों के लिए हैं, चाहे वे नागरिक हों। यानी सारे मूल अधिकार जो हैं वो सारे नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं। क्लियर। लेकिन मित्रों, इनको छोड़ करके जो अधिकार हैं वो हमने विदेशी व्यक्तियों को भी तो दिए हैं। तो इसलिए ये कहता है कि चाहे वो व्यक्ति नागरिक हो या विदेशी, उनको हमने मूल अधिकार दिए हैं। लेकिन मूल कर्तव्य किसके लिए हैं? केवल नागरिकों के लिए। ध्यान रखना, मूल कर्तव्य केवल नागरिकों के लिए है, विदेशी व्यक्तियों के लिए नहीं है। जबकि मूल अधिकार जो हमने दिए थे, हमने विदेशी व्यक्तियों को भी दिए थे और भारत के नागरिकों को भी हमने मूल अधिकार दिए हैं। क्लियर। आई होप कि आपको अच्छी प्रकार से समझ आया। नेक्स्ट की चर्चा करें विशेषता में, कहता है निर्देशक तत्वों की तरह मूल कर्तव्य गैर न्यायोचित होते हैं। बिल्कुल सही बात है। यानी निर्देशक तत्व जब हमने बात की थी तो मैंने आपको बताया था कि इनके हनन पर, यानी अगर सरकार निर्देशक तत्वों को लागू न करे तो आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उसमें जाकर के उनको लागू करवाने के लिए याचिका दायर नहीं कर सकते या आप रिट जारी नहीं करवा सकते। तो इसी प्रकार से मूल कर्तव्य भी गैर न्यायोचित है, उनको भी हम लागू नहीं करवा सकते जुडिशरी में जाकर के, न्यायपालिका में जाकर के। कहता संविधान में सीधे न्यायालय के जरिए इनके क्रियान्वयन की व्यवस्था नहीं है।
अर्थात इनके हनन के खिलाफ कोई कानूनी संस्तुति नहीं है, यद्यपि संसद उपयुक्त विधान के द्वारा इनके क्रियान्वयन के लिए स्वतंत्र है। वही बात कह रहा है कि इनके क्रियान्वयन की व्यवस्था न्यायालय के जरिए नहीं है और इनके खिलाफ कोई कानूनी संस्तुति भी नहीं है, लेकिन संसद अगर चाहे तो कानून के माध्यम से इनको क्रियान्वयन कराने के लिए संसद को हमने शक्ति दे रखी है, यानी संसद स्वतंत्र है। अब फ्रेंड्स, हम जो चर्चा करने वाले हैं वो करेंगे मूल कर्तव्यों की आलोचनाओं के बारे में, यानी मूल कर्तव्यों की आलोचनाओं के बारे में अब हम चर्चा स्टार्ट करते हैं। और देखिए, आलोचक जो थे उन आलोचकों ने फंडामेंटल ड्यूटीज की क्या क्या आलोचनाएं की है, उनकी एक एक करके चर्चा करते हैं। कहता है भारतीय संविधान के भाग 4 में उल्लिखित मूल कर्तव्यों की निम्न आधार पर आलोचनाएं भी की जाती है। कौन कौन सी? पहली आलोचना देखो क्या कहता है। कहता है कि मूल कर्तव्यों की सूची जो है पूर्ण नहीं है। क्या ये कह रहे हैं आलोचक की मूल कर्तव्य जो है ना पूरे नहीं है, इसमें कुछ और मूल कर्तव्य भी होने चाहिए थे। आलोचक कहते हैं क्योंकि इनमें कुछ अन्य कर्तव्य जैसे मतदान का कर्तव्य है, कर अदायगी का कर्तव्य है, परिवार नियोजन का आदि भी समाहित होने चाहिए थे, यानी ये समाहित नहीं है। क्लियर? यानी आलोचक कह रहे हैं कि ये जो सूची आपने बनाई है 11 मूल कर्तव्यों की, ये मूल कर्तव्य कम है, इसके अलावा भी और भी मूल कर्तव्य होने चाहिए थे। जैसे मतदान करने का आपको कर्तव्य होना चाहिए था, टैक्स देने का आपको कर्तव्य होना चाहिए था और परिवार नियोजन का भी आपका कर्तव्य होना चाहिए था। तो ये भी कर्तव्य इस सूची में होने चाहिए थे, ये इसमें शामिल नहीं है। और कहते हैं कि असल में कर अदायगी के कर्तव्य को स्वर्ण सिंह समिति ने संस्तुति भी दी थी। क्या कि प्रत्येक व्यक्ति का ये कर्तव्य होना चाहिए कि वो टैक्स अदा करे। तो इसकी सिफारिश की थी मित्रों, किसने? स्वर्ण सिंह समिति ने, लेकिन सरकार ने इसको स्वीकार नहीं किया। क्लियर? दूसरी आलोचना हम करते हैं। कहता है कुछ कर्तव्य स्पष्ट और आम आदमी के लिए समझने में कठिन है। विभिन्न शब्दों की व्याख्या भिन्न हो सकती है, जैसे उच्च आदर्श हो, सामाजिक संस्कृति और वैज्ञानिक दृष्टिकोण, इनका मतलब क्या समझे हम। ठीक है, तो इनके बारे में हमने समझाया ही नहीं है इन मूल कर्तव्यों में, इस कारण से आम आदमी के लिए समझने में कठिन है। क्लियर? आई होप कि मित्रों अच्छी प्रकार से लेक्चर आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट की चर्चा करें। कहता है अपनी गैर न्यायोचित छवि के चलते उन्हें आलोचकों के द्वारा नैतिक आदेश करार दिया गया। क्या गैर न्यायोचित है, इनको लागू करवाने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट नहीं जा सकते, तो इसी का फ़ायदा उठा करके आलोचक कह रहे हैं कि ये तो नैतिक आदर्श है, नैतिकता के आधार पर हमने, यानी आलोचक क्या कहते हैं? आलोचक कहते हैं कि नैतिकता के आधार पर आपने इनको भारत के संविधान में शामिल किया है। और कहते हैं कि प्रसंगवश स्वर्ण सिंह समिति ने मूल कर्तव्य को न निभाने पर अर्थदंड यानी जुर्माना और सजा की सिफारिश भी की थी। यानी समिति ने यह भी सिफारिश की थी अगर कोई व्यक्ति मूल कर्तव्यों का पालन न करे तो आप उस पर जुर्माना लगाइए, आप उस पर उसको सज़ा दीजिए, लेकिन सरकार ने इनको शामिल नहीं किया। क्लियर? नेक्स्ट की चर्चा करें। नेक्स्ट कहता है कि भारतीय संविधान में इन्हें शामिल करने को आलोचकों के द्वारा अतिरेक करार दिया गया। ऐसा इसलिए कहा क्योंकि संविधान में शामिल मूल कर्तव्यों को उन सभी को मानना है जो संविधान से संबद्ध भी न हो। क्या अतिरेक मतलब सभी व्यक्तियों को इनको मानना है जो भारतीय संविधान से चाहे वो संबंधित है या नहीं है, लेकिन फिर भी उनको उन सभी को इन कर्तव्यों को मानना पड़ेगा। इसलिए संविधान में जो ये मूल कर्तव्य है इनकी आलोचकों ने अतिरेक इनको कहा है। क्लियर? नेक्स्ट जो आलोचना की हम चर्चा करें, क्या कहता है? कहता है मित्रों आलोचकों ने कहा कि संविधान के भाग 4 में इनको शामिल करना मूल कर्तव्यों के मूल्य व महत्व को कम करता है। इन्हें भाग 3 के बाद जोड़ा जाना चाहिए था ताकि वे मूल अधिकारों के बराबर रहते हैं। मित्रों सिंपल सी बात, भाग 3 में हमने चर्चा की फंडामेंटल राइट्स की। किसकी? भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स की हमने चर्चा की। तो ये कह रहे हैं कि भाग 3 के बाद क्या आना चाहिए था? भाग 4, और भाग 4 के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज आनी चाहिए थी, जबकि भाग 4 में तो डीपीएस भी शामिल है। ठीक है, और भाग 4 के बाद भाग 4 के जब आता है तब जाकर के आपकी फंडामेंटल ड्यूटी जाती है। तो आलोचक ये कहते हैं कि भैया आपके ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं भाग 3 के बाद भाग 4 में ये आनी चाहिए थी, भाग 4 के में नहीं होनी चाहिए थी, भाग 4 में आनी चाहिए थी, और जिससे कि क्या होता, मूल अधिकारों के बराबर ये मूल कर्तव्य भी रहते हैं। क्लियर? तो ये मित्रों हमने चर्चा की मूल कर्तव्यों की आलोचनाओं के बारे में, डिटेल से एक करके हमने चर्चा की।
अब फ्रेंड्स, हम जो चर्चा कर रहे हैं वो करेंगे कि आखिर फंडामेंटल ड्यूटीज जो है उनका आखिर महत्व क्या है, क्या सिग्निफिकेंस यानी इंपॉर्टेंस उनकी क्या है, उनके बारे में एक एक करके डिटेल से डिस्कशन करते हैं। क्या कहता है, देखो कहता है कि नागरिकों की तब मूल कर्तव्य सचेतक के रूप में सेवा करते हैं जब अपने अधिकार का वे प्रयोग करते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो मैंने आपको ये बात कही भी थी शुरुआत में ही कि बेशक हमने नागरिकों को अधिकार तो दिया है मूल अधिकार के रूप में, लेकिन उनका कुछ कर्तव्य भी बनता है, उनका कुछ कर्तव्य भी तो बनता है कि अपने अधिकारों के साथ साथ वे कुछ कर्तव्य भी निभाए अपने देश के प्रति, समाज के प्रति। क्लियर। इसी के लिए कहे कि ये सचेतक के रूप में काम कर रहे हैं कि आपने अधिकार का प्रयोग किया है तो आपका कुछ कर्तव्य भी बनता है। यानी यही नहीं है कि आपने सुविधाएं ले ली और आप कुछ कर्तव्य नहीं निभाना चाहते। नेक्स्ट कहता है कि नागरिकों को अपने देश, अपने समाज, अपने साथी नागरिकों के प्रति अपने कर्तव्यों के संबंध में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, यही बात मैं कह रहा था कि देश के प्रति, समाज के प्रति उनका कुछ कर्तव्य भी बनता है, उसकी उनको जानकारी भी होनी चाहिए। क्लियर। तो ये पहला महत्व मैंने आपको बताया। दूसरे महत्व की चर्चा करें मूल कर्तव्यों के बारे में। कहता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज राष्ट्र विरोधी, समाज विरोधी गतिविधियों जैसे कि राष्ट्रध्वज को जलाना हो या सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करना, इनके खिलाफ एक चेतावनी के रूप में काम करते हैं। क्या कि कोई व्यक्ति राष्ट्रध्वज को न जलाए, जो देश की संपत्ति है, सार्वजनिक संपत्ति है, उसको कभी कभार दंगे फसाद जब होते हैं तो उनको जला दिया जाता है। तो इनके खिलाफ एक चेतावनी देते हैं कि हमें सार्वजनिक हिंसा नहीं करनी, राष्ट्रध्वज को हमें नहीं जलाना है, हमें देश की सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करनी है, हमें अपने अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों को भी निभाना है। क्लियर। नेक्स्ट महत्व क्या कहता है, मूल कर्तव्य नागरिकों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं और उनमें अनुशासन और प्रतिबद्धता को बढ़ाते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर कोई व्यक्ति मूल कर्तव्यों को निभाएगा तो वो अनुशासन में, डिसिप्लिन रूप में रहेगा, अपने देश के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा और कर्तव्यों के प्रति वो प्रतिबद्ध रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट महत्व क्या कहता है, देखो कि मूल कर्तव्य विधि द्वारा लागू किए जाते हैं। इनमें से किसी के भी पूर्ण न होने पर या असफल रहने पर संसद उनमें उचित अर्थदंड या सजा का प्रावधान कर सकती है। क्या संसद को हमने ये अधिकार दिया है, अगर कोई मूल कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो संसद कानून के माध्यम से, विधि के माध्यम से उस पर जुर्माना लगा सकती है और उसको मित्रों सजा भी दे सकती है। क्लियर। तो ये मित्रों हमने चर्चा की मूल कर्तव्यों के बारे में डिटेल से एक करके। हमने पहले विशेषताओं की चर्चा की, हमने आलोचनाओं की भी चर्चा की, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के बारे में डिटेल से मैंने चर्चा की, फिर हमने मूल कर्तव्यों के महत्व के बारे में चर्चा की। अब फ्रेंड्स एक कमेटी और आई थी मूल कर्तव्यों से संबंधित, वो भी इम्पोर्टेंट है, उसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं और साथ ही इसकी चर्चा के साथ हमारा लेसन नंबर 9 कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए क्या कहता है, 1999 में देखिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति गठित हुई 1976 में और वर्मा समिति गठित हुई 1999 में। ठीक है, देखिए वर्मा समिति क्या करी है, कहती है नागरिकों के मूल कर्तव्य संबंधी वर्मा कमेटी ने कुछ मूल कर्तव्यों की पहचान व उनके क्रियान्वयन के लिए कानूनी प्रावधानों को लागू करने की व्यवस्थाएं की। क्या कर रहा है समिति, ये कह रही है वर्मा कमेटी कि मूल कर्तव्य जो हैं उनका क्रियान्वयन हो, किसके माध्यम से, कानूनी प्रावधानों के माध्यम से। तो देखो क्या कहती है, ये कहती है समिति, ये कह रही है कि राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 यह भारत के संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान के अनादर का निवारण करता है। क्या कहता है, ये जो एक्ट है ना मित्रों, राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971, अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रध्वज या राष्ट्रगान का आदर नहीं करता तो इस एक्ट के माध्यम से सरकार उसको सजा दे सकती है। क्लियर। सीधा सा ये प्रावधान है, यानी कमेटी यही तो बता रही है कि कानूनों के माध्यम से हम कैसे मूल कर्तव्यों को लागू करवा सकते हैं। दूसरा क्या कहती है कमेटी, कहती है बहुत से आपराधिक कानून लोगों के बीच भाषा, मूल, वंश, जन्म स्थान के आधार पर भेद फैलाने वाले को दंड देने की व्यवस्था भी करते हैं। कह रहे हैं कि बहुत से ऐसे क्रिमिनल लॉ हैं जो अगर कोई व्यक्ति जन्म के आधार पर या भाषा के आधार पर, अन्य मामलों के आधार पर अगर भेदभाव करता है, डिस्क्रिमिनेशन करता है, तो सरकार उसको उन कानूनों के माध्यम से सजा प्रदान कर सकती है। क्लियर। नेक्स्ट क्या कहता है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट
1972 यानी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के माध्यम से दुर्लभ जीव यानी जो बहुत कम जीव हमारे देश में बचे हैं और लुप्त प्राय जो लुप्त होने के कगार पर हैं उनका जो व्यापार होता है, ठीक है, जो ट्रैफिकिंग जो होती है उनकी, उसको हमें रोकना है, उसको हमें प्रतिबंध लगाना है। यानी कि जो हमने चर्चा की थी ना मित्रों मूल कर्तव्यों में कि प्रत्येक व्यक्ति का ये कर्तव्य होगा कि वह वन्य जीव पर्यावरण की रक्षा करे। तो कैसे करेगा हमें यहाँ, यानी कैसे व्यक्ति वन्य जीव और पर्यावरण की रक्षा करेगा? तो वर्मा कमेटी ये बता रही है कि हम कानूनों के माध्यम से इन मूल कर्तव्यों का पालन करवाएंगे। और ये जो मूल कर्तव्य जो हमने बताया कि वनों का और वन्य जीवों का हम संरक्षण करेंगे, किसके माध्यम से? इस एक्ट के माध्यम से। यानी हम मूल कर्तव्यों का पालन करवा रहे हैं कानूनों के माध्यम से। क्लियर? और नेक्स्ट देखो क्या कहता है कि विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम यानी यूपा जो होता है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1976 किसी सांप्रदायिक संगठन को गैर कानूनी घोषित करने की व्यवस्था करता है। यानी विभिन्न प्रकार के जो आतंकवादी संगठन होते हैं ना मित्रों, उन संगठनों को इस एक्ट के माध्यम से, यूपा एक्ट के माध्यम से हम उनको गैर कानूनी इलीगल घोषित कर देते हैं। क्लियर? तो ये फ्रेंड्स आज हमारा ये लेसन मूल कर्तव्यों से संबंधित जो था कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको आज का लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। अगर मित्रों वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इसको शेयर करना, और चैनल को मित्रों आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है, आप ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। घंटी का जो बटन है उसके ऑल पर आपको क्लिक करना है ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, ठीक है। और मैंने आपको जो कहा था कि हम पूरी कंप्लीट एम लक्ष्मीकांत की बुक के माध्यम से पूरी भारत की राज व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी कंप्लीट करने वाले हैं। हाई लेवल की हमारी ये स्टडी चल रही है। आप इसको वीडियो को देख करके यूपीएससी या पीसीएस का जो एग्ज़ाम होता है, सबसे बड़ी एग्ज़ाम है, उनको भी इस वीडियो के माध्यम से फाइट कर सकते हो। और मैंने आपको बताया भी था क्या कि जो ये बुक है, कौन सी वाली मित्रों, ये जो हमारी बुक है, ये वाली बुक है, ये बुक पढ़ी ही किसके लिए जाती है? सिविल सेवा और राज्य परीक्षाओं के लिए, यानी यूपीएससी आईएएस के लिए और जो पीसीएस के एग्ज़ाम जो होते हैं उसके लिए ये बुक पढ़ी जाती है। और इसी बुक की हम चर्चा पूरी कर रहे हैं, यानी इस बुक को हम पूरी कंप्लीट करेंगे। इसलिए आप ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही मित्रों वीडियो को आप जरूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि सभी मित्रों तक, सभी साथीगण तक ये वीडियो पहुँचे, सभी अपनी इम्पोर्टेंट जो इंडियन पॉलिटी है वो तैयार कर सकें। तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। तो फ्रेंड्स अब हमारा जो अगला लेसन स्टार्ट होगा उसमें हम चर्चा करेंगे फ्रेंड्स किसके बारे में? संविधान के संशोधन के बारे में। किसके? आर्टिकल मित्रों, आर्टिकल 368 के बारे में हम चर्चा करेंगे कि संविधान में, यानी हमने अभी तक जब चर्चा की लेसन्स में कि 42वां संविधान संशोधन, जितने भी संविधान संशोधन हम लेकर के आए, तो आखिर संविधान जो संशोधन हम करते हैं ना, कैसे करते हैं, यानी प्रोसेस जो होती है संविधान संशोधन करने की, उस प्रोसेस की अगले लेसन में हम चर्चा करेंगे। लेसन नंबर 10 हमारा स्टार्ट होगा। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए लेसन के साथ। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।